नई दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित समेत अन्य नेता आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी से कपिल मिश्रा, अरविंद सिंह लवली समेत अन्य नेता भी नामांकन करेंगे। बीजेपी से दुष्यंत गौतम से भी नामांकन उन्होंने कर दिया है और चुनाव के लिए नामांकन भरने के केवल 2 दिन बाकी हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से 11 उम्मीदवारों की सूची अब तक आना बाकी है। कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है। इस बीच सभी सियासी दलों के बीच बयानबाजी और वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, बयानों के बीच वार पलटवार का दौर दिल्ली में लगातार जारी है। ऐसे में नॉमिनेशन फाइल करना का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। लगातार जितने भी उम्मीदवार हैं वो लगातार अपने नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और कल भी अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा, तमाम बड़े जो दिग्गज हैं उनकी तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया है। और आज भी आपको बता दें कि दिल्ली में तमाम बड़े दिग्गज आज भी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। संदीप दीक्षित आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और चुनाव को लेकर नामांकन का जो दौर है वो जारी है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए, दिल्ली में नामांकन नॉमिनेशन फाइल करने का दौर भी लगातार जारी है। कल भी अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और इसी कड़ी में अगर आज की बात कर ली जाए तो कौन कौन अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है आज? देखिए निशा, सबसे बड़ा जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है मदन लाल खुराना के बेटे का। मोती नगर से वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जाएंगे। उसके अलावा सौरभ जो मंत्री हैं उनका भी आज नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है। उसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी आज नामांकन अपना दाखिल करने के लिए जाएंगे। उसके अलावा एक बड़ा नाम जो आता है ओझा, जो कहीं ना कहीं शिक्षा के गुरु रहे हैं, वो पटपड़गंज से अपना पर्चा दाखिल करने के लिए आज जाएंगे। और जिस तरीके की जो बातें आपने कही कि 11 जो सीटें हैं उन पे अभी नाम घोषित होने बाकी रह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हो सकता है कि आज शाम तक उसका भी कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो जाए और उस पर भी जो नाम है वो घोषित कर दिए जाएँ। क्योंकि ये जो नाम अगर नहीं आ रहे हैं 11 सीटों पर, जिस तरीके से नाम अभी नहीं आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और अगर बात कर लें तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी एक सीटों पर दावे किए जा रहे हैं। अब उन्हें सीट मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये तो हमें सूची का इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि एक सीटों पर जरूर इन्हें उतारा जाए। लेकिन वहीं जो पार्टी के राज्य स्तर के जो नेता हैं उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि केवल अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ अगर हमें गठबंधन रखना है तो हमें केवल बिहार के अंदर ही गठबंधन रखना चाहिए और दिल्ली में उन्हें टिकट नहीं देने चाहिए। लेकिन अब क्योंकि स्थिति स्पष्ट होती हुई अभी दिख नहीं रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि एक सीट पर दोनों के लिए मंथन चल रहा है। लेकिन सूची आज शाम तक जारी होने की संभावना है। 2 टिकट कांग्रेस की तरफ से अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तरफ अग्रसर है। उसके अलावा AIAM के भी इसमें तकरीबन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे एरिया जो हैं उनमें भी बहुत स्थानीय स्तर के जो नेता हैं वो भी अपने कहीं ना कहीं नामांकन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली का ये जो चुनाव है निशा, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं उनकी 40 जो नेता हैं उनकी एक सूची जारी की गई है। वो स्टार प्रचारक के तौर पे मौजूद रहेंगे। कल शाम को 5 बजे तक का समय, 17 तारीख को 5 बजे तक का समय वो मुकर्रर है नामांकन के लिए। इससे पहले सारे नामों की घोषणा होनी है। उसके अलावा एक दिन का जो समय होता है स्क्रूटनी में, वो नाम स्क्रूटनी का होता है। उसके बाद फिर एक दिन का समय नाम वापस लेने के लिए होता है। तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि इस समय चुनाव के मोड़ पर बिल्कुल चली गई है दिल्ली, और दिल्ली को लेकर तमाम तरह की जो रणनीति है, आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो जारी है। जिस तरीके से कल नोटिस भी जारी हुए हैं, मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन के मामलों में तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने बयानबाजी के लिए भी जाने जा रहे हैं। उसके अलावा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाए रखने के लिए
तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस को मनाने की तरफ भी अग्रसर है, देश की राजधानी, और उसके अलावा तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। लेकिन चुनाव है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है और उसके लिए चुनाव होना जरूरी है। आज शाम तक ये जो सूची है, जो टिकटार्थी हैं, हाँ। उनके नामों की घोषणा शायद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और चुनाव के मोड पर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजकुमार, देखिए इससे हम अपने देश का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेल के अंदर गया हुआ व्यक्ति भी जो है जब नॉमिनेशन फाइल करता है तो थोड़ा अचंभित जरूर होते हैं कि देखिए जेल में जाने के बाद भी नॉमिनेशन फाइल किया जाता है। देखिए तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन भी जो है आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। देखिए निशा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसको अगर दूसरे अल्फाजों में देखा जाए तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक लोकतंत्र के तौर पे जाना जाता है। जनता इस देश में जनार्दन है, संविधान में तमाम अधिकार दिए गए हैं और देखिए ये केवल मुझे लगता है कि शायद ये नैतिकता के आधार पर लोगों को इसमें निर्णय लेना चाहिए। और अगर व्यक्तिगत तौर पर कहा जाए तो राजनीति में स्वाभाविक तौर पर कुछ बदलाव जरूर होने चाहिए। अगर आरोप लगे हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेल में हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बचना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, सजा याफ्ता ना हो जाए व्यक्ति, तब तक जो संविधान है वो ये नहीं कहता कि भाई किसी व्यक्ति को जो है वो चुनाव लड़ने से रोका जा सके। तो संविधान की थोड़ा जो लचीलापन है उसी का शायद फ़ायदा उठाकर इस तरीके के जो आरोपी हैं वो चुनाव मैदान में होते हैं। अगर हम राजनीति को देखें तो निश्चित तौर पर आपने जिस तरीके जिन अल्फाजों में आपने सवाल किया है वो स्वाभाविक तौर पर ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा लोकतंत्र का कि व्यक्ति का जो जमीर है, अगर एक आरोपी जनता के बीच में जाएगा और जाकर वो वोट मांगेगा तो क्या जनता का भला करेगा और क्या समाज को बेहतर दे पाएगा। तो इसमें निश्चित तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं चिंतन मंथन मनन करने की आवश्यकता है कि वो इस तरीके के जो गंभीर आरोपों में जो आरोपी हैं उनसे बचा जाए। लेकिन देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है इसका सहज अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तिहाड़ जेल से पैरोल पर आकर अपना नामांकन करके उसके बाद फिर वो जाएंगे और जो बैलेट जो मशीन है उस मशीन के अंदर उनका भी नाम होगा। जब व्यक्ति जाएगा और जाकर देखेगा। लेकिन ये वोटर जो है, ये वोटर की ताकत होगी कि अंदर से उसके क्या आवाज़ आती है कि क्या उसे ऐसे गंभीर मामलों में जो आरोपी हैं उनको वोट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये जब परिणाम सामने आएंगे निशा, तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन स्वाभाविक तौर पर बहुत गंभीर सवाल है, इस पर चिंतन मंथन मनन करने की आवश्यकता है और इस पर नई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। राजकुमार, देखिए अगर मैं धरातल की बात करूं, क्योंकि आप देखिए लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप ऐसे में ग्राउंड जीरो में तस्वीरें क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी का क्या प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो फीडबैक्स हम जो सुनते हैं जनता के मुंह से, तो वो जनता किसी एक तरफ नहीं दिखती है। वो कांग्रेस की तरफ भी दिखती है, वो बीजेपी की तरफ भी दिखती है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी दिखती है। लेकिन आप धरातल पर हैं इस वक्त, क्या लग रहा है, क्या कुछ प्रभाव अभी बाकी है आम आदमी पार्टी का यहाँ पर? देखिए निशा, ये सवाल जो है इसको अगर हम दूसरे अल्फाजों में अगर इसका जवाब दें तो लोकतंत्र है। देखिए हमारे यहाँ गोपनीय मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है, कौन वोटर किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। लेकिन जब हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता से बात करते हैं, हम सवाल हमारी तरफ से ये नहीं होता कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन हम ये जरूर उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों पर आप वोट देंगे। तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल के जो शासनकाल आम आदमी पार्टी का रहा है और ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि देखिए जिस समय आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में आई थी, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो बहुत बेहतर तरीके से लोकपाल को लेकर आए और आकर बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे जो बयान हैं, पुराने बयान ट्रोल भी हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उस समय कहा था कि गाड़ी नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए, और वो किस तरीके से 7 करोड़ रुपए में, अगर वो देखिए अगर एक शीश महल बनाने का प्रयास करते हैं तो पहले 7 करोड़ रुपए का टेंडर होता है और वो धीरे धीरे करके 37 करोड़ पे पहुंच जाता है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जनता देख रही है, लेकिन जनता जनार्दन है, किस तरीके से रिजल्ट सामने आएंगे वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि दिल्ली साइलेंट है और ये गुप्त चुनाव है और इसके परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले भी सामने आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।